बिहार में धीरे धीरे सियासी तापमान भी बढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, प्रवासी मजदूरों के आने की तादाद भी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। दरअसल अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जाहिर है कि सियासी दलों की नज़र इस चुनाव पे है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए का कुंभा भी कहने को तो एकजुट है, लेकिन उसके अंदर भी कई कई कुंभे बने हुए हैं। अंदरूनी खींचतान भी है, भाजपा में भी अंदरूनी खींचतान है और फिर जदयू, लोजपा और भाजपा के बीच जिस तरह से कई बार खुलकर और कई बार ढके छुपे शब्दों में एक दूसरे पे वार और पलटवार होता रहा है, उसे लेकर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक होने का दावा करने के बावजूद बहुत कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन के दल हैं। इस कोरोना काल में और इस साल घरबंदी में एक नई तरह की सियासत भी विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राजद ने जिस सक्रियता के साथ, जिस शिद्दत के साथ मज़दूरों के साथ खड़े रही, किसानों की बातें उठाई, छात्रों की बातें कही। कांग्रेस तो केंद्र में है ही, केंद्र से लेकर राज्य में भी उसने अपनी बात रखी, लेकिन इस घरबंदी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने विपक्ष को नई ताकत दी, नई राह निकालकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में। पहले उसने उपवास किया, फिर मई डे पे भिक्षाटन कर 4-5 दिन भिक्षाटन कर हर दिन 5 सक्षम लोगों से कुछ पैसे लेकर फिर अपनी जेब से पैसा मिलाकर मज़दूर दिवस पर मज़दूरों और किसानों, गरीबों की मदद की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद इन कामों में आगे रहे। उन्होंने उपवास भी किया, भिक्षाटन भी किया, काला दिवस, जब मीडिया पर पाबंदी लगी तो काला दिवस भी मनाया और एक नई राह निकाली कि अपने अपने घरों पर रहकर भी हम उपवास कर सरकार को झकझोर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलत हो। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने तरीके से कई काम किए। उन्होंने भी उसके विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव ने भी किसानों की बातें उठाई, मज़दूरों की बातें उठाई, प्रवासी मज़दूरों की बातें की और सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर बाद में उसी उपवास का सहारा के ज़रिए उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर हमला भी बोला। और जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें उन्होंने नीतीश कुमार से मज़दूरों का मुद्दा बहुत शिद्दत से उठाया। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी लिखकर भी नीतीश कुमार से किसानों, मज़दूरों, गरीबों, ऑटो ड्राइवर, खेतिहर मज़दूरों के सवाल को उठाकर उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कही। पोल्ट्री फार्म के लोगों की, चूँकि बहुत सारी पोल्ट्री फार्म जिनकी मुर्गियाँ थी, जिन्हें सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सामने आए उसके बाद बहुत सारी मुर्गियों को मार दिया गया, उनकी मदद करने की भी बात उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए। तो केंद्र कांग्रेस और राज्यों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राजद ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई, बड़ी भूमिका निभाई इस घरबंदी में। प्रवासी मज़दूरों की आवाज़ बनने में, शिक्षकों की आवाज़ बनने में, किसानों की आवाज़ बनने में, गरीबों की आवाज़ बनने में, छात्रों की आवाज़ बनने में उपेंद्र कुशवाहा ने और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी भूमिका निभाई। सत्ता पक्ष भले दलीलें देता रहो, भले बातें करता रहो या भले व्यंग करता रहो, तंज कसता रहो, लेकिन उसके काम काज करने का तरीका जैसा था या है, वो मज़दूर
मज़दूरों के हालात को देख कर समझा जा सकता है। आज भी जिन केंद्रों में मज़दूरों को एकांतवास में रखा जा रहा है, क्वारंटीन किया गया है, वहाँ भी मज़दूरों की हालत कैसी है ये हम तमाम लोग देख रहे हैं। इसीलिए मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि कईयों को तो सांप के काटने से कईयों की मौत हो गई, खाने में कीड़े मिल रहे हैं, प्रवासी मज़दूर परेशान हैं, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। और कहीं उन केंद्रों में जिस शारीरिक दूरी की बात की जा रही है वहाँ उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो सरकार लापरवाह और बेपरवाह है, और इसे लेकर बिहार में महागठबंधन लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, सरकार को बार बार चिता रहा है। हालांकि इस बीच महागठबंधन के 3 दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आपस में मुलाकात हुई। इन मुलाकात के बाद भी एक अटकलों का एक अलग तरह का सिलसिला चल पड़ा। दरअसल बिहार में सत्ता अपना एक अलग खेल खेलती है। मीडिया के ज़रिए उसने इस मुलाकात को भी एक नया सियासी रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस और आरजेडी, राजद के लोग इसमें शामिल नहीं थे, तो इसे महागठबंधन में फूट के तौर पे दिखाया गया और बताने की कोशिश की गई कि न तो मुकेश सहनी खुश हैं, न उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं, न जीतन राम मांझी खुश हैं महागठबंधन में। ये अटकलें हैं, और अटकलें लगातार लगाई जाती रही हैं पहले भी और लगवाई जाती रही हैं। क्योंकि मीडिया में एक सत्ता का जो दबदबा है, सत्ता का जो हनक है मीडिया में, उससे सत्ता अपना खेल महागठबंधन को कमज़ोर करने में लगी हुई है। तो ये कोशिश लगातार हुई और लगातार हो रही है। तो मुलाकात जब हुई 2-3 दिन पहले इन 3 बड़े नेताओं की, तो जाहिर है कि उसमें सियासी पार्टी हैं, सियासी दल हैं, तो सियासत की बातें भी होंगी। लेकिन सियासत की क्या बातें हुई, ये सिर्फ अटकलों पर ही है। लेकिन हाँ, ये तय है कि उन तीनों की मुलाकात, उन तीनों की बात में अगर बातचीत कुछ हुई होगी तो प्रवासी मजदूर ज़रूर केंद्र में रहे होंगे, गरीब ज़रूर केंद्र में रहे होंगे, किसान मजदूर ज़रूर केंद्र में रहे होंगे, छात्र ज़रूर केंद्र में रहे होंगे। और जिन मुद्दों को लेकर, जिन चिंताओं को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के मदन मोहन झा हो, ये तमाम लोग वहाँ जिन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करते रहे, उन सवालों पर ही बातचीत हो गई होगी और की भी जानी चाहिए थी कि कोरोना काल में क्या हालात हैं इस देश में, उस पर चर्चा की भी जानी चाहिए। लेकिन इसे दूसरा रंग देने की भी कोशिश की गई। लेकिन इसमें इन तमाम चीज़ों में सच्चाई कितनी, ये तो उन 3 नेताओं को ही पता है। लेकिन अटकलें लगाकर एक जो विभाजन रेखा तैयार करने की कोशिश मीडिया ने भी की, और फिर जदयू ने भी कई तरह के तंज कसे गए। और जाहिर है कि एक आध कांग्रेस के नेताओं का भी जिस तरह से बयान आया, वो भी इस मुलाकात को लेके उन्हें नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि ये महागठबंधन की बैठक या मुलाकात थी ही नहीं। ये तीन नेता आपस में अगर मिल बैठ रहे हैं तो इसमें किसी तरह की अटकलें लगाए जाने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। लेकिन मतलब निकाले गए। कांग्रेस के एक नेता का ने भी तंज कसा कि हमें खबर नहीं थी, और शायद सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग या कमरा छोटा जैसी बातें कह के उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा, उन सारी जो अफवाहें उनको थोड़ा सा हवा देने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें भी इस तरह के बयान देने से पहले महागठबंधन की उस ताकत को पहचाननी चाहिए। सिर्फ आप केंद्र में सत्ता में, बिहार में अरसे से कांग्रेस हाशिए पे है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस तरह के बयान से एक महागठबंधन में अच्छा संदेश नहीं जाता है। लेकिन इसके पीछे की अलग राजनीति है। लेकिन इस राजनीति के बीच ही जो एक बड़ी बात यह है कि 22 मई यानी शुक्रवार के दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष की बैठक कर रही हैं। उस बैठक में
महागठबंधन के तमाम दल तो शामिल होंगे, लेकिन बिहार के कांग्रेसी नेताओं को उस बैठक में नहीं होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी की ये बैठक, और फिर जब आलाकमान इस बैठक में क्या नेतृत्व कर रहा हो, तो बिहार के कांग्रेसी नेताओं को उससे किनारे रखा गया है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, जीतन राम मांझी भी होंगे, और मुकेश सहनी के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद है कि ये सार्थक पहल होगी। ये सार्थक पहल इसलिए भी ज़रूरी है, कही जा सकती है, खास कर चुनावी परिदृश्य को देखकर। कोरोना पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर चर्चा भविष्य की राजनीति पर भी होगी, भविष्य की रणनीति भी तय की जाएगी। आगे की रणनीति सरकार के खिलाफ, केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ कैसे आगे बढ़ा जाए, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन चर्चा के केंद्र में प्रवासी मजदूर, कामगार, हालांकि कई बार लगता है कि हम प्रवासी उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हैं तो वो इसी देश के, और इस देश को बनाने में उन प्रवासी, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उन कामगारों के जिक्र होगा, किसानों का जिक्र होगा, गरीबों का जिक्र होगा, शिक्षकों का जिक्र होगा, छात्रों का जिक्र होगा उस बैठक में, सोनिया गांधी के साथ जो विपक्ष की बैठक होगी। बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी बाकी है कि बैठक में क्या एजेंडा है, किस तरह की बातें होंगी। लेकिन अहमद पटेल की इसका संयोजन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल हैं, वो इस बैठक का एक तरह से सूत्रधार कह सकते हैं। उन्होंने ही बिहार के नेताओं से बात कर इस बैठक को तय किया है। तो इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, अपनी बात भी वो रखेंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, जीतन राम मांझी भी होंगे, और जैसा कि मुकेश सहनी के भी शामिल होने की संभावना है। तो इस तालेबंदी और घरबंदी में अब एक सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। इसे एक सियासी हलचल भी माना जा सकता है, क्योंकि अब तक सारा अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से काम तो कर रही थी अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन एक सामूहिक काम, कोरोना में कुछ सामूहिक तौर पर विपक्ष की एक साझा रणनीति बनाने के लिए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महागठबंधन के दलों को एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी था। और जाहिर है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसे बड़ी भूमिका निभानी होगी, और सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है। एक बड़ा कदम है। लंबे समय से इसका इंतज़ार तमाम सियासी दलों को था। सत्ता की नज़र भी इस पर लगी रहेगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्या कुछ छन कर निकल आता है। मीडिया की भी निगाहें इस पर बनी हुई हैं, हमारी निगाहें भी रहेंगी। और जाहिर है कि कल की बैठक होगी, बैठक के बाद हम फिर बामुलाहज़ा में बैठक के नतीजों का जिक्र भी करेंगे। फ़िलहाल इतना कि ये बैठक एक सियासी नज़रिए से ये बैठक जो होने वाली है सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्षी दलों का, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस पर पूरे देश की नज़र है, पूरे अवाम की नज़र है, मीडिया की नज़र है, क्योंकि इससे आगे की सियासी दिशा और दशा विपक्ष की तय होनी है। एक रणनीति बनेगी कि इस कोरोना से कैसा लड़ा जाए, मज़दूरों, किसानों, गरीबों के लिए आगे किस तरह से काम किया जाए। चर्चा के केंद्र में तो ये भी होंगी, लेकिन सियासी बातें बहुत सारी होंगी। उसमें बिहार प्रमुख रूप से होगा, क्योंकि वहाँ अगले साल, इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। आपको अगर ये बातें ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर।